हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता के पतन में आर्य आक्रमण की भूमिका, रोल ऑफ आर्यन इन्वेजन इन द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस तथ्य का परीक्षण करेंगे। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के आकस्मिक पतन को केंद्र में रख करके विद्वानों ने कई मतों का प्रतिपादन किया है। इनमें से आर्य आक्रमण को एक प्रमुख कारण माना जाता है कि आर्यों का भारतवर्ष में पश्चिमोत्तर भारत से आक्रमण हुआ और इसी क्रम में सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंधु सभ्यता के आकस्मिक पतन की पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि ईस्वी पूर्व 1950 के लगभग सिंधु सभ्यता के नगरों का पतन हो गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जो नगर थे वो वीरान हो गए। यहाँ के निवासियों ने नगरों को खाली कर दिया, नगर नियोजन समाप्त हो गए, बड़ी बड़ी संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया। अतः सिंधु सभ्यता के आकस्मिक पतन की एक अवधारणा विकसित हुई। विशेष करके 1960 के पूर्व के वर्षों में सिंधु सभ्यता का आकस्मिक अवसान मानते हुए कई मतों का प्रतिपादन किया गया है। पहला, बाढ़ एवं भूकंप। ऐसी मान्यता है कि इस क्षेत्र में भूकंप आया या फिर बाढ़ आने से सिंधु नगरों का पतन हो गया, सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा जो प्रमुख मत है, ऐसा मानता है कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल दिया, जिसके चलते सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। बहुत सारे जो प्रमुख नगर हैं सिंधु सभ्यता के, वो सिंधु नदी के किनारे किनारे ही विकसित हुए थे। तीसरा जो मत प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार इस क्षेत्र में के शुष्कता में वृद्धि हो गई, घग्घर नदी सूख गई, जिसके चलते इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ विद्वान पारिस्थितिकी असंतुलन को इस सभ्यता के आकस्मिक पतन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। वहीं कुछ विद्वानों ने आर्य आक्रमण को इस सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी माना है। तो प्रस्तुत वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता का पतन, इसके लिए आर्य कितने उत्तरदायी थे, इस तथ्य का परीक्षण करेंगे। अन्य जो मत हैं इसकी चर्चा हम लोग अलग से एक वीडियो में करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंधु सभ्यता का आकस्मिक पतन माने जाने का प्रधान कारण क्या है। तो सबसे पहले 1960 से पूर्व तक इतिहासकारों ने अपना अध्ययन कार्य जो है वह नगरों, नगर नियोजन और बड़ी बड़ी संरचनाओं पर ही केंद्रित किया था, जो सिंधु क्षेत्र से ईस्वी पूर्व 1950 से लगभग समाप्त हो गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मान्यता यह थी कि सिंधु सभ्यता के बाद सप्त सिंधु क्षेत्रों में आर्यों की ग्रामीण संस्कृति का ही विकास हुआ था और इन दोनों सभ्यताओं के बीच की किसी संस्कृति की जानकारी नहीं थी। अर्थात पुरातात्विक खुदाइयों में उस समय तक ऐसी कोई सभ्यता की जानकारी इतिहासकारों को नहीं मिली, पुरातत्वविदों को नहीं मिली थी। जैसा कि आपको पता है कि 1000 वर्षों के बाद ही भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो पाई थी। तो इससे अनुमान ये लगाया गया कि आर्यों ने भारतवर्ष में पश्चिमोत्तर क्षेत्र से आक्रमण किया और इस कारण से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ और उसके बाद भारत में आर्य संस्कृति का विकास हुआ, आर्य सभ्यता विकसित हुई। हालांकि नवीन अनुसंधानों से सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के निरंतरता की धारणा मजबूत हुई है, जो नवीन अनुसंधानों से इस क्षेत्र में पाई जाने वाली कई ग्रामीण सभ्यताओं में दिखाई देती है। तो नवीन अनुसंधानों में यह स्पष्ट हुआ है कि सिंधु सभ्यता
और आर्य सभ्यता, इन दोनों के बीच पश्चिमोत्तर भारत में सप्तसैंधव क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृतियों का उदय हुआ था, कई ग्रामीण सभ्यताएं उदित हुई थीं। इसकी भी चर्चा हम लोग एक अलग से वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं कि सैंधव सभ्यता के पतन में आर्यों की भूमिका क्या थी। तो ऐसी मान्यता है कि मध्य एशिया से आर्यों की एक शाखा ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र से भारत पर आक्रमण किया। आर्यों का सामना सैंधव वासियों से हुआ। आर्य युद्ध कला में निपुण और रथों एवं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। दूसरी तरफ सैंधव वासियों को शांतिप्रिय बताया जाता है, क्योंकि कोई अस्त्र शस्त्र सैंधव सभ्यता की खुदाइयों में प्राप्त नहीं हुए हैं। अंततः आर्यों से सैंधववासी परास्त हुए और सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जानें कि चूंकि ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध के नेता के रूप में चित्रित किया गया है, इस तथ्य से आप परिचित हैं। अतः प्रतीकात्मक रूप में इंद्र को सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षाओं में यह प्रश्न आया है कि इस मत में कहाँ तक परिवर्तन आया है कि सिंधु सभ्यता के पतन के लिए इंद्र उत्तरदायी थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आर्य आक्रमण की भूमिका, यह जो संकल्पना है, इसका मुख्य आधार है ऋग्वेद में उल्लिखित आर्य अनार्य संघर्ष एवं इनमें आर्यों की विजय। इसमें सैंधव निवासियों की तुलना अनार्यों से की गई है इस संकल्पना के तहत, और साथ ही कई पुरातात्विक प्रमाणों का संबंध भी आर्य आक्रमण से जोड़ा जाता है। आइए इन्हें देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद में जो प्रमाण हैं उन पर चर्चा करें। तो ऋग्वेद में आर्य अनार्य संघर्ष के अनेकों संकेत विद्यमान हैं। दास, दस्यु, असुर, पनी, संज्ञक कई अनार्य जातियों का उल्लेख है जिनसे आर्यों का संघर्ष हुआ था। पहला, अनेक मंत्रों में इंद्र को युद्ध के नेता के रूप में चित्रित करते हुए असुरों के आयसी पुरों को नष्ट करने की प्रार्थना की गई है जिनमें ये निवास करते थे। आयसी पुरों मतलब लोहे के पुरों में, माने संरचनाओं में, दुर्गों में। दूसरा कि इंद्र द्वारा संबर, पिंपरू, नमुची, धुनी, चुमुरी, बरचिन जैसे अनेक दास दस्यु राजाओं को पराजित करने तथा उनके सैकड़ों पुरों को, किलों को नष्ट करने का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तीसरा कि दभिति के लिए इंद्र ने हजारों दासों का कत्लेआम किया था, इस बात की भी चर्चा ऋग्वेद में की गई है। चौथा कि सिंधु नदी पर आश्रय लिए हुए एक वृत्त का घात इंद्र ने किया था और इसके जल को प्रवाहमय बनाया था। इस क्रम में बड़े बड़े शिलाखंड टूट करके लुढ़कने लगे थे, इसकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। तो विद्वानों ने इसे किसी बड़े बांध का ध्वस्त होना माना है। ऐसी मान्यता है कि सैंधव निवासियों ने कोई बहुत बड़ा बांध बनाया था और इंद्र ने उस वृत्त का घात करके, अर्थात उसको मार करके उसे तोड़ा था और इस क्रम में बड़े बड़े शिलाखंड टूट करके लुढ़कने लगे थे। ऐसी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। इसी प्रकार ऋग्वेद में हरियूपिया नामक एक नगर का उल्लेख है जहां आर्यों ने एक लड़ाई लड़ी थी। तो ध्वनि साम्यता के आधार पर हरियूपिया का तादात्म्य अर्थात इसका संबंध हड़प्पा से किया जाता है। तो इस प्रकार अनेकों प्रमाण ऋग्वेद में भरे पड़े हैं और इसी को आधार मानते हुए विद्वानों ने सैंधव सभ्यता के पतन में आर्यों की भूमिका, इस मत का प्रतिपादन किया था। मान्यता यह है कि वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी तथा सिंधु एवं वैदिक सभ्यताओं के बीच के काल में बड़े बड़े दुर्गों का एवं बांधों का निर्माण करने वाली किसी संस्कृति का कोई साक्ष्य नहीं है। अतः निश्चय ही आर्यों ने सिंधु सभ्यता कालीन नगर बुर्जों पर आक्रमण कर इसे नष्ट किया होगा। दास, दस्युओं,
पनी एवं असुर का संबंध सैंधव वासियों से किया जाता है इस आर्य आक्रमण की संकल्पना के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों का संबंध भी इस आक्रमण से जोड़ा जाता है। जैसे व्हीलर जो हैं उन्होंने मोहनजोदड़ो से प्राप्त 38 नर कंकालों को प्रायः सभ्यता के अंतिम प्रकालों से संबंधित माना है। कंकालों पर पैने अस्त्रों के निशान हैं जो किसी आक्रमण एवं सामूहिक नरसंहार के संकेत देते हैं। दूसरा जो साक्ष्य है कि कुछ सैंधव बस्तियों जैसे बलूचिस्तान के राना घुंडई, नाल, ये जो झूब संस्कृति के आवास हैं, और डाबरकोट से अग्निकांड के साक्ष्य मिलते हैं। इसी प्रकार चनहुद्रो तथा कोटदीजी से भी अग्निकांड का साक्ष्य मिलता है। अनुमान है कि आक्रमणकारियों अर्थात आर्यों ने इस घटना को अंजाम दिया था। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि हड़प्पा से एक विशेष प्रकार का कब्र मिलता है जिसे कब्रिस्तान एच नाम दिया गया है। इस तथ्य को आप ध्यान से देखें तो इसके मैंने अर्थात कब्रिस्तान एच जो है उसको हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान 37 संस्कृति से भिन्न माना जाता है और इस कब्रिस्तान एच को आक्रमणकारियों अर्थात आर्यों से जोड़ा जाता है। यहाँ आप इसे समझें कि हड़प्पा कालीन जो कब्र मिले हैं उनको कब्रिस्तान 37 संस्कृति कहा जाता है, कब्रिस्तान 37। और एक ऐसा कब्र हड़प्पा से मिला है जिसको विद्वानों ने, पुरातत्ववेताओं ने कब्रिस्तान एच नाम दिया है, जो कब्रिस्तान 37 से अलग है। तो इस कब्रिस्तान एच का संबंध विद्वान जो है आक्रमणकारियों से ठहराते हैं और ये आक्रमणकारी आर्य थे, ऐसी उनकी मान्यता, ऐसी वह मान्यता प्रस्तुत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, इस संस्कृति को आर्य सभ्यता की विशिष्टता मानी जाती है कि आर्य जो थे, आर्य सभ्यता के अंतर्गत चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति विकसित हुई थी। चित्रित धूसर मृदभांड बनाए जाते थे जो कि सिंधु मृदभांडों से भिन्न है तथा पश्चिमोत्तर भारत में कई स्थानों से ये प्राप्त होते हैं। तो इससे अनुमान यह लगाया जाता है कि आर्यों ने इस क्षेत्र में आकर के अपना निवास स्थान बनाया था। ईस्वी पूर्व 1400 के बोकाजकोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण एवं नास्त्य, इन 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है। बोकाजकोई जो अभिलेख है वो एशिया माइनर अर्थात टर्की से प्राप्त हुआ है और इसमें 2 शासकों के बीच के एक संधि का जो है सो उल्लेख है जिसमें इन 4 वैदिक देवताओं को साक्ष्य के रूप में लिखा गया है, इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य। तो इसके आधार पर व्हीलर ने यह मान्यता प्रस्तुत की है कि आर्य इस समय इस क्षेत्र में मौजूद थे। ईस्वी पूर्व 1400 ईस्वी में एशिया माइनर अर्थात टर्की में मौजूद थे और इन्हीं की एक शाखा ने पश्चिम से भारत पर आक्रमण किया और सैंधव सभ्यता को नष्ट किया। इसकी पुष्टि जो अवेस्ता ग्रंथ है और ऋग्वेद है, इन दोनों के भाषाई समानता के आधार पर भी की जाती है। लेकिन ये जो प्रमाण है, पुरातात्विक प्रमाण है, उनका अगर हम तार्किक विवेचन करते हैं तो एक भिन्न तस्वीर सामने आती है। जैसे कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या की तुलना में मात्र 38 नरकंकाल किसी आक्रमण के प्रमाण नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार सैंधव स्थलों की संख्या की तुलना में मात्र 3-4 स्थानों से अग्निकांड के साक्ष्य किसी बाह्य आक्रमण का संकेत नहीं देते हैं। अगर इन्हें आक्रमण का प्रमाण भी मान लिया जाए तो आक्रमणकारी आर्य ही थे, यह कहना संभव नहीं है। इसका प्रधान कारण है कि सिंधु सभ्यता का जो अवसान हुआ, पतन हुआ, उसका काल ईस्वी पूर्व 1950 है, जबकि आर्यों का भारत पर आक्रमण लगभग ईस्वी पूर्व 1500 माना जाता है। तो इस प्रकार इतना
लंबा काल व्यवधान है। आर्यों से संबंधित कोई अवशेष जैसे रथ, घोड़े, भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र सैंधव क्षेत्रों से प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि सुमेर, मिस्र, बेबीलोन आदि से ये प्राप्त होते हैं, जहाँ के सभ्यताओं को आर्यों द्वारा नष्ट किया गया था ऐसा माना जाता है। तो यदि सुमेर, मिस्र, बेबीलोन को, वहाँ की सभ्यताओं को आर्यों ने नष्ट किया और सिंधु सभ्यता को भी आर्यों ने नष्ट किया, तो जो प्रमाण सुमेर, मिस्र और बेबीलोन से प्राप्त होते हैं उसे सैंधव स्थलों से भी मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता है। इसी प्रकार कब्रिस्तान एच संस्कृति यदि आर्यों से संबंधित भी है तो भी कब्रिस्तान 37 से यह बाद की है और दोनों के बीच एक लंबा काल व्यवधान है। इस प्रकार दोनों सभ्यताओं के संपर्क एवं संघर्ष से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ ऐसा माना जाना असंभव है। आगे बढ़ें। जहां तक चित्रित धूसर मृदभांड जो आर्य संस्कृति की एक विशिष्टता है, अगर इसकी बात करते हैं तो आर्य आक्रमण की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए इन मृदभांडों को पंजाब एवं बहावलपुर के क्षेत्रों से भी मिलने चाहिए, क्योंकि आर्यों के भारत आगमन का मार्ग यही था। परंतु ये मृदभांड एक विशेष क्षेत्र जैसे हरियाणा, ऊपरी गंगा के थाल और पूर्वी राजस्थान से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार चित्रित धूसर मृदभांडों का संबंध केवल आर्यों से ही करना उचित नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के मृदभांड निर्मित करने की शैलियों का अर्थ बिल्कुल ही यह नहीं है माना जा सकता है कि इनका प्रयोग करने वाले समुदायों में भी अंतर था। ऐसा विश्लेषण किसी संस्कृति संग्रह के एक विशेष लक्षण को ही परिभाषित करता है। ये उत्तर हड़प्पा काल में जो अनेक ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां उद्भूत हुई थी उनसे भी संबंधित हो सकते हैं। आगे बढ़ें। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो ऋग्वेद में उल्लिखित आक्रमण के तथ्यों की पुष्टि नहीं कर पाते हैं। पुनः दास दस्यु का संबंध सैंधव वासियों से ही था, यह भी प्रामाणिक रूप से स्थापित नहीं हो पाया है। ऋग्वेद में इन्हें लिंग पूजक, चपटी नाक वाले, कड़वा बोलने वाले जैसे विशेषणों से अभिहित किया गया है। इनसे ये आर्य भिन्न तो प्रतीत होते हैं, परंतु ये सैंधववासी ही थे यह स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वानों ने तो आर्यों एवं सैंधववासियों को एक ही माना है। फिर भी ऋग्वेद के धार्मिक श्लोकों का ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में महत्व है, परंतु प्रस्तुत संदर्भ में अनुसंधान आवश्यक है ताकि यह पता चल सके कि ऋग्वेद के श्लोक जो हैं वो जो मंत्र दृष्टा की आलंकारिक एवं सांकृतिक प्रवृत्ति के प्रमाण हैं अथवा इनमें जो बात लिखी गई हैं वो सत्य हैं। वर्तमान में उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर आर्य आक्रमण एक खोखली अवधारणा ही साबित होती है। तो दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।